हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का लेक्चर पूरा थियोरेटिकल है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। कितने टाइप के होते हैं? तीन। डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में वो पढ़ा होगा कि फेरी और फिर एंटी फेरो भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम तीन ही पढ़ेंगे: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ऐसा कुछ देखा था कि उसके लिए जो काई होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। काई मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मटेरियल कंस्टिट्यूएंट डू नॉट possess परमानेंट डायपोल मोमेंट। कंस्टिट्यूट के पास डायपोल मोमेंट होता ही नहीं, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होता है? नेट जीरो। तो डायपोल मोमेंट ऑफ सच मटेरियल इज अ जीरो। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? ओके, इसके एग्जांपल्स देखिए क्या है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन, बिस्मथ, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic moment induced in material in opposite direction to that of the applied magnetic field as shown। किस तरह? देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये अपोजिट मैंने लिखा है डार्क में, तो आपको शायद थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ होगा कि कुछ तो इसमें स्पेशलिटी है। सॉरी, पॉजिटिव नहीं, नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ? साउथ पोल। और यहाँ पर मैंने मटेरियल रखा। ये मटेरियल मैग्नेट नहीं है, पहले अच्छी तरीके से सुनिए, ठीक है ना? मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये मैंने पहला जो ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होने वाले हैं उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होनी चाहिए। अभी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, मतलब कि इधर साउथ इंड्यूस होगा और इधर नॉर्थ इंड्यूस होगा। समझ में आया कि अच्छी तरीके से आपको? अच्छा, तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ी सी फील्ड लाइन है ना, वो इससे रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल करेगी, इस तरह। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देखिए। अब क्या होगा? देखिए, ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ मतलब सॉरी, ये नॉर्थ को, ये जो इंड्यूस हुआ है वो नॉर्थ, इस नॉर्थ की वजह से रिपल्शन फील करेगा इधर। ठीक है, और ये साउथ, इस साउथ की वजह से रिपल्शन फील करेगा किधर? इधर। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये दोनों रिपल्शन कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? लेकिन अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, कैसे फील्ड में रखें? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, वो कैसा होता है? सोचो कि फील्ड कुछ इस तरह है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ। ये कैसा रीजन है? वीक रीजन है। और ये कैसा रीजन है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और अब अगर मैं इसमें क्या इंड्यूस सॉरी प्लेस करूं? डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करता हूं। देखिए, तो इस नॉर्थ के सामने नॉर्थ इंड्यूस होगा और यहाँ पर साउथ इंड्यूस होगा। और देखिए, ये साउथ की वजह से इस साउथ पे रिपल्शन फील होगा, लेकिन ये जरा बड़ा होगा। और ये नॉर्थ की वजह से रिपल्शन फील होगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो कैसी है? इस नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम है ना, इसलिए। तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स। ठीक है, तो ये हमेशा वीक की ओर जाने की ट्राई करेगा। कौन मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, याद रखना, ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाने की ट्राई करता है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द मटेरियल इज अ जीरो, ये तो हमने देखा। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स ड्रैग्ड टुवर्ड्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने देखा। ओके, फिर इसका स्पेशल एक कैरेक्टर देखिए। सुपर कंडक्टर होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, जिसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी है? -1। तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस का हमारे पास फॉर्मूला है। तो 1 प्लस -1, तो म्यू आर जीरो हो गया, मतलब परमियाबिलिटी जीरो हो गई बच्चों। सो व्हाट हैपन्स? मीन्स सुपर कंडक्टर
will not allow any magnetic field line to pass through it, or the magnetic field gets completely expelled from the material. ये मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी तरह यहाँ से बाहर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बाहर। इसको मतलब कि इसमें से क्रॉस ही नहीं करने देगा। इस इफेक्ट का नाम क्या है? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द मैस्नर इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम? मैस्नर। डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये ऑब्जर्व होता है। ओके, एंड द मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन, आपने मैग्लेव ट्रेन सुना होगा, जो पटरी से थोड़ी सी ऊपर उठती है, ठीक है, वो इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, तो ये था डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब आइए देखते हैं पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल? कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस मटेरियल possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट। डायमैग्नेटिक में क्या था? परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है। पर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, but because of their random orientation, net magnetic moment is a zero. नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी जीरो, वहां भी जीरो। और इसके एग्जांपल्स क्या? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, यम यम वाले, ऑक्सीजन है, कॉपर क्लोराइड, ये सारे एग्जांपल किस मटेरियल के हैं? पैरामैग्नेटिक। ये उससे एग्जैक्टली अपोजिट है, अगर आप बोलो तो भी चलेगा। क्या? कि देखो क्या लिखा है, when these material are placed in the external magnetic field, magnetic moment gets induced in this material in same direction। किसी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये नॉर्थ है और ये है साउथ, और यहाँ पर मैंने मटेरियल रखा, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, और वो भी ऐसी होनी चाहिए। तो साउथ यहाँ पर इंड्यूस होगा और नॉर्थ यहाँ पर इंड्यूस होगा, तभी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी ना। तो बच्चों देखो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी इसको अट्रैक्ट करेगी, या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी देखिए, नॉर्थ और साउथ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्ट्स अट्रैक्शन फील करेंगे। साउथ है वो नॉर्थ की ओर अट्रैक्शन फील करेगा, और नॉर्थ है वो साउथ की ओर अट्रैक्शन फील करेगा। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होंगे, equal in magnitude but opposite in the direction. That's why what we can say, that net force is a 0 Newton. Okay, but suppose we place this material in non-uniform magnetic field. This is a non-uniform magnetic field, right? Here magnetic field is a weak, here magnetic field is a strong. Okay, this is a north pole and this is a south pole. Now let's place material. Okay, so here south will get induced and here north will get induced. North will find more force as compared to south because of this weak region. That's why net force is in which direction? This direction. Net force. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन मैंने लिख के रखे है क्या? In uniform magnetic field, no net force experienced by material. But in non-uniform magnetic field, it gets dragged towards strong magnetic field. पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेटिक फील्ड लविंग मटेरियल है, ठीक है, और वो अपोजिंग मटेरियल है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इसमें क्यूरीज लॉ, उसमें मेसनर इफेक्ट था, यहाँ पर क्यूरीज लॉ। क्या देखने को मिला? अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल is observed to be directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो m प्रोपोर्शनल टू b बाई टी बोल सकते हैं। तो ये जो c है ये क्यूरीज कांस्टेंट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के टाइप पे। बच्चों m का मतलब आपको याद होगा काई h, हमने पिछले लेक्चर में किया था। c, अभी b इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू एच, तो एच एच कैंसल हो गया। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, अभी काई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? म्यू आर माइनस 1 है कि नहीं? 1 प्लस म्यू आर, सॉरी
1 प्लस म्यू आर में क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब कि 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो म्यू आर जो काई है इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम म्यू आर माइनस 1 अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू सी म्यू जीरो अपॉन टी, या तो काई इज इक्वल टू सी म्यू, ये म्यू जीरो इंटू म्यू आर को आप क्या बोल सकते हो, म्यू बोल सकते हो, तो सी म्यू अपॉन टी ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूरीज लॉ इसमें ऑब्जर्व हुआ, किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें देखिए ये डोमेन्स होती है, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट के हैं। ठीक है, डोमेन्स किसे बोलते हैं, ये ग्रुप होता है, मतलब कि इस ग्रुप में सारे मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में होंगे। तो रीजन इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डायरेक्शन सेम डायरेक्शनल, यहाँ पर मैंने सेम नहीं लिखा, सेम डायरेक्शनल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन सच डोमेन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसी होती है। ठीक है, इसमें ग्रुप्स होते हैं, डाया और पैरा में ग्रुप नहीं होते, वहां पर सब इलेक्ट्रॉन अपना अपना देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप होता है, ये ग्रुप बोलेगा कि हम यहाँ ऐसे बिहेव करेंगे, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से। इस ग्रुप का नाम हमने क्या दिया है, डोमेन्स। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन डोमेन्स इज कॉल्ड डोमेन वॉल्स। बाउंड्री बिटवीन डोमेन्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको ये बाउंड्री दिखा रहा हूँ, ये जो है डोमेन के बीच की बाउंड्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन वॉल्स। अभी बच्चों दो कंट्री के जो बाउंड्री पे होते हैं ना, लोग रहते हैं ना, वहां पर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको नहीं पता किस तरह बिहेव करना चाहिए, इस वाली कंट्री की तरह कि उस वाली कंट्री की तरह। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन एट डोमेन वॉल्स आर अनस्टेबल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मतलब कि इस मटेरियल पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तब। अच्छा एक बात मैं बोलूं क्या, कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि रैंडम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसल कर देगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो ही होगा, सब में जीरो, डायमैग्नेटिक में भी जीरो, पैरामैग्नेटिक में भी जीरो, और फेरोमैग्नेटिक में भी जीरो इनिशियली। ठीक है, बिकॉज डोमेन्स आर अरेंज्ड रैंडमली। ठीक है, रैंडमली लिखा है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए। मीन्स इन रैंडम डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हियर आल्सो इज अ जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, लेट सच मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए क्या, कि थिंक आपने एक रोड को सोलेनोइड में रख दिया, एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड some electron, as magnetic field is applied, some electron start rotate according to applied field। ठीक है, थोड़े इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मान जाएंगे और फील्ड के अकॉर्डिंग रोटेट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्लास में सर नहीं थे, सब बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, जैसे ही पता चला क्लास में सर आने वाले हैं तो थोड़े बच्चे अपनी जगह पर आ गए, थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर घूमना शुरू हो गए। नाउ एज फील्ड इंक्रीजेस, डोमेन वॉल स्टार्ट ब्रेकिंग। ये जो वॉल्स होती है ना डोमेन के बीच की, जो ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसी डोमेन मैंने ड्रॉ की, तो ये जो वॉल्स होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो इससे होता क्या है, एनी वन डोमेन इंक्रीज इट्स साइज एंड अदर डिक्रीजेस। कोई एक इंक्रीज होगी और बाकी सब क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिससे क्या होगा, एट वन वैल्यू ऑफ फील्ड अप्लाइड फील्ड ऑल डोमेन्स हैव द सेम डायरेक्शनल मैग्नेटिक मोमेंट। सभी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब इस पूरे मटेरियल को मैं इस एरो की मदद से, एक अकेले एरो की मदद से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गई। क्यों, मैंने बहुत मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया किया किया, बहुत इंक्रीज किया। कैसे, तो देखिए ये सोलेनोइड है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल वोल्टेज है, और इसके अंदर हमने रॉड डाल के रखी है। तो मैं यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करता ही रहा, मतलब कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड किस तरह इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज करके। ठीक है, एक टाइम पर सारे इस डायरेक्शन में हो गए। फिर क्या होगा, फिर अगर आप इंक्रीज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। नाउ इंक्रीज इन द फील्ड डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मटेरियल। क्यों, क्योंकि अब उसने तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अचीव कर लिया है ना। उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे हम उसको,
सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, अब आगे देखिए, अब हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, डिक्रीज। देखिए, सॉरी, if we decrease the strength of applied field, domain also start their randomization। ठीक है, वो भी अपना रेंडमाइजेशन करना शुरू कर देगी जैसे इस क्लास से जाएंगे ऐसा। at one time applied field becomes zero but domains are exactly domains are not, यहां पर मैं नॉट लिखूंगा, एग्जैक्टली रैंडमाइज। कहने का मतलब क्या है कि कुछ डोमेन अपना डायरेक्शन वही का वही रखेगी, तो मटेरियल के पास अभी भी थोड़ा सा मैग्नेटिक कैरेक्टर बचेगा। दैट इज मटेरियल स्टिल हैव सम मैग्नेटिक कैरेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जब पहले इनिशियल सिचुएशन याद करो, हमने कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, उस टाइम पर मटेरियल के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ठीक है, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, क्या अप्लाई कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ कि मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो गया। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद कर दिया धीरे धीरे धीरे, तो भी ऐसा देखने को मिला क्या कि मटेरियल में अभी भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, उसने मैग्नेटिक फील्ड रिटेन किया, अब मैं वापस नहीं दूंगा, ऐसा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ लेट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होना शुरू होगा। तो क्या पता चला, इट ऑब्जर्व दैट रैंडमाइजेशन इंक्रीजेस एंड नेट फील्ड डिक्रीजेस। क्यों, देखो पहले जो डोमेन्स थी सब में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था, फिर डिक्रीज होके इतना बचा थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपने बाहर से इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सॉरी शुरू में तो थोड़ा सा ही अप्लाई करोगे, शुरू में तो करंट कम होता है। ठीक है, तो क्या पता चलता है कि आपने शुरू में जब कम कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसल करने वाले हैं, क्योंकि दूसरी बार जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, इसीलिए। तो क्या पता चला, एट वन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड इट इज ऑब्जर्व दैट मटेरियल इज टोटली डीमैग्नेटाइज। एक वैल्यू पे क्या हो गया कि मटेरियल टोटली डीमैग्नेटाइज हो गया। So the situation is that we have applied field and there is no magnetic character in the material। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने जो अप्लाई किया वो है ही, लेकिन अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर की जो डोमेन्स है वो एग्जैक्टली मतलब कि रैंडम हो गई, पहले जैसी रैंडम नहीं, अब रैंडमनेस थोड़ा सा दूसरा होगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इट इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, कोअर्सिविटी। ठीक है, अब फिर से वही सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इंक्रीज इन फील्ड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो ऑन। बच्चों मैं एक ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बी एच कर्व है, कैसा कर्व है, बी एच बी एच कर्व। ठीक है, प्लीज इसे मत भूलना, 1 मार्क्स में आता है। बोलते हैं कि हिस्टैरिसीस कर्व कौन सा है, तो बी एच कर्व। ओके, और इस कर्व का नाम क्या है, हिस्टैरिसीस कर्व। जल्दी से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ से ओ से शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, हाईएस्ट लेवल तक ले आए, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, सैचुरेशन। जितने भी है डाइपोल्स उसमें, और सोचो कि एक की मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट nm हो गई, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर कर दो तो आपको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब हमने डिक्रीज करना शुरू किया, क्या, h मतलब कि करंट डिक्रीज करना शुरू किया, तो एक टाइम पर हमें क्या मिला, करंट तो हमने जीरो कर दिया, पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्टिल प्रेजेंट, so that property is called retentivity। फिर हमने अपोजिट डायरेक्शन में करंट डालना शुरू किया, जिससे ये H तो इंक्रीज हुआ लेकिन B डिक्रीज हुआ, और एक टाइम पर क्या पता चला कि करंट तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस करंट की वैल्यू को हम बोलेंगे कोअर्सिविटी।
कई कई बार मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। और फिर से अगर हम यूज करते रहे तो यहाँ पर फिर से सेचुराइजेशन आएगा, फिर यहाँ पर फिर से एक रिटेंटिविटी आएगी और ऐसा चलता रहेगा। इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, और इसके अंदर जितना एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस या तो हीट लॉस। कैसा लॉस? हीट लॉस। इस पे ये कितना एरिया है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, फिर उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। पहली बार कर रहे हो तो इतना एरिया है, दूसरी बार वही मटेरियल पे वही प्लॉट करोगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखना, हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि कितनी बार इस पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब देखिए ये कर्व है, मतलब कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे थिक कर्व भी हो सकते हैं और थिन कर्व भी हो सकते हैं। ये थिक कर्व मिलेंगे किसके लिए? हार्ड आयरन के लिए। और थिन कर्व मिलेंगे किसके लिए? सॉफ्ट आयरन के लिए। हार्ड आयरन का मतलब क्या है कि एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड दी, उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी रिटेंटिविटी कम, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर से देगा ही नहीं, वापस अपने पास ही रखेगा। तो ऐसे मटेरियल का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है। और ये मटेरियल क्या है? सॉफ्ट आयरन। चुटकी बजाते ही मैग्नेटाइज, चुटकी बजाते ही डीमैग्नेटाइज। तो इसका यूज किस में होता है? टेम्पररी मैग्नेट, या तो अगर हम बोले किसमें होता है इसका यूज? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे जो मटेरियल्स है वो कैसे मटेरियल्स है बच्चों? ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल थोड़े से सॉल्व करते हैं। A domain in ferromagnetic iron is in the form of the cube of side length 1 micrometer। ठीक है, एक क्यूब है और जिसकी साइड लेंथ कितनी है? 1 माइक्रोमीटर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन। क्या बात, कैसे करेंगे? एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन डोमेन, magnetization of the domain. The molecular mass of the iron is this and the density is this. Assume that each iron atom has a dipole moment this। अच्छा, तो यहाँ पर पहले तो देखो एक क्यूब जैसा मैं अगर आपको बोलूँ, एक इमेजिन ऐसा कीजिए, तो एक डोमेन हो गई। अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर का क्यूब, मतलब कि 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। चलिए, वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब मास देखते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर पर क्यूब में, सॉरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 7.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नहीं लिख रहा हूं। और वॉल्यूम कितना? 10⁻⁻18। तो कितना मास मिला हमें? 7.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। ओके, अभी देखिए 55 ग्राम, मतलब कि 55 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसमें कितने एटम्स होते हैं बच्चों? n है, एवोगैड्रो नंबर। तो 7.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम में कितने होंगे? तो क्या करना होगा? 7.9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। मैं ये नहीं करने वाला, आपको ही करना होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एक पहला आंसर हमारा हो गया। अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें चाहिए तो ये हो गई नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जिसमें m क्या है? तो बच्चों मैं m की वैल्यू आपको दे देता हूँ। ये हो गई m की वैल्यू, एक की वैल्यू दी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके,
फिर अगर हमें मैग्नेटाइजेशन चाहिए, मैग्नेटाइजेशन, तो जो एनएम आपको आंसर मिला ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो। और वॉल्यूम चलो मैं दे देता हूँ आपको, मैं सब दिखाऊंगा, काम करना आपको है बच्चों, एग्जाम आपको देनी है 10⁻⁻18। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया, दूसरा करते हैं। अ मैग्नेट हैज अ कोर्सिविटी 3 × 10⁻³ H दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 3 × 10⁻³ It is kept in a 10 centimeter long solenoid with a total of 50 tons. How much current has to be passed through it? अच्छा, बहुत सिंपल है बच्चों, H इज इक्वल्स टू एन आई कर दो, आपको एन आई पता ही होगा। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू ए है, तो N इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, तो ये आ गया हमारा 500। सो I इज इक्वल टू H अपॉन N, ये JEE में भी आया हुआ है, आ सकता है नहीं, सॉरी, आया हुआ है। There are 2 × 10⁻24 molecular dipole in paramagnetic salt. कितने डाइपोल्स हैं? इतने। Each dipole has a magnetic moment this much. तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, एम मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो सकती है? तो 2 × 10⁻24 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ये कुछ 3 × 10, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, या तो जूल पर टेस्ला बोल सकते हो। जूल पर टेस्ला कहाँ से आया? U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, पता था का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? तो ये जो है ये जूल है, और ये जो है ये टेस्ला, तो अपॉन में गया, हो जाएगा। This salt is kept in the uniform magnetic field of 0.84 Tesla is cooled to a temperature of 4.2 Kelvin. मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना? 0.84 टेस्ला, और टेम्परेचर दिया है कितना? 4.2 Kelvin. In this case, the magnetization acquired is 15% of the saturation magnetization. अच्छा, कितना मैग्नेटाइजेशन मिला? 15% of m set. ठीक है, what must be the dipole moment of this sample in magnetic field of 0.98 टेस्ला at temperature? अच्छा, तो मैं इसको B1 और T1 लिख देता हूँ, और B2 और T2। B2 और T2 क्या दिया है? देखिए, B2 दिया है 0.98 टेस्ला और T2 दिया है 2.8 केल्विन। अच्छा, हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, तो बच्चों आपको पता होगा m इज इक्वल टू CB/T, मटेरियल वही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मल्टीप्लाई बाय t2 अपॉन t1। ठीक है, m1 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? तो 15 इंटू 15% ऑफ सेचुरेशन, जो 30 है ना, 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये m1 हो गया। फिर m2, b1 कितना लिखेंगे? 0.84, b2 कितना लिखेंगे? 0.98, t2 कितना लिखेंगे? 2.8, और बाकी बचा t1 जो है 4.2। सो इजीली यू कैन फाइंड आउट m2। ठीक है, so here our discussion regarding magnetism and matter of the all concept gets completed, and in the next session we will solve exercise. Okay, thank you and namaskar.